दोस्तों नमस्कार। किसी गुरूर में ना रहिए कि सत्ता आपके पास है, और सत्ता अगर आपके पास है तो कानून आप ही के हिसाब से चलेगा। इस गुरूर में ना रहिए कि कानून आपके हिसाब से चलेगा तो इस देश में कानून को लागू कराने वाली एजेंसियां भी उसी कानून के तहत काम करेगी और सामने से कोई आवाज नहीं आएगी। इस गुरूर में ना रहिए कि इस देश में संविधान की शपथ लेकर बैठी हुई राजनीतिक सत्ताएं संविधान का पालन भी करेगी। कोई गुरूर ना पालिए, क्योंकि राजनीति का यह टकराव उस मुहाने पर जाकर खड़ा हो चुका है जिसके बाद इस देश के हर राज्य में अगर यह नजारा नजर आने लग जाए तो फिर आप हैरत में मत आइएगा। यह ट्रेलर, यह नजारा आज कोलकाता में खुले तौर पर नजर आया। यह तब नजर आया जब देश में एक केंद्रीय जांच एजेंसी एक दरवाजे को ठकठकाती है और उस दरवाजे की ठकठकाहट की धड़कनें कोलकाता के राइटर्स बिल्डिंग के भीतर गूंजने लगती है। उसकी धड़कनें इस तेजी से घूमती हैं कि उसके बाद उसकी हर पहल दिल्ली के भीतर एक भूचाल ला देती है। और दिल्ली की धड़कनें जब बढ़ती हैं तो उसे समझ नहीं आता है अब किया क्या जाए। जी, यह एक शुरुआत है क्या? आज इस शुरुआत और इस ट्रेलर के पन्नों को हम खोलें उससे पहले एक बात जान लीजिए। इस देश में जांच एजेंसी सबसे बड़ी कम से कम 2014 तक सीबीआई ही मानी जाती थी, और उसी सीबीआई को लेकर इस देश में 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा था हमारे राज्य में सीबीआई की एंट्री बंद कर दी जाती है। और यह सवाल खड़ा हो गया था तब संघीय ढांचा इस देश में बचेगा कैसे। लेकिन सीबीआई के समानांतर ईडी का विस्तार कुछ इस तर्ज पर हुआ कि ईडी एक बड़ी जांच एजेंसी नहीं बल्कि सबसे बड़े थाने में तब्दील होती हुई दिखाई दी। और इस देश में कोई भी गैर बीजेपी शासित राज्य बचा ही नहीं जहां के मुख्यमंत्री हो, जहां के मंत्री हो, जहां के बिजनेसमैन हो, जहां से पॉलिटिकल फंडिंग होती हो, उसको अपने शिकंजे में ईडी ने नहीं लिया। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हुआ। सबको लिया, और इस तर्ज पर लिया कि तादाद बढ़ती चली गई। इस देश के भीतर राजनीतिक टकराव उफान पर आ गया, और इसका खुला ट्रेलर आज कोलकाता में नजर आया। यह ट्रेलर इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अभी तो चुनाव में 3 महीने का वक्त बचा हुआ है, और उस 3 महीने के बाद इस देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव होने हैं, और उसके साथ ही इस देश में राजनीतिक सत्ता उसी के पास रहेगी जिसके पास सारे प्यादे होंगे और सारे वजीर होंगे। तो इन्हें इकट्ठा करने का काम कौन कैसे करेगा यह तो दूर की गोटी है, लेकिन एक नजारा कोलकाता की सड़क पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का यह रूप भी देख लीजिए। सामान्य दिनों में ममता बनर्जी इस वक्त राइटर्स बिल्डिंग में होती है, लेकिन आज वो सड़क पर है, क्योंकि राइटर्स बिल्डिंग उनसे छीनने की जो बिसात, जो चक्रव्यूह बनाया जा रहा है, उस चक्रव्यूह को भेदने के लिए राइटर्स बिल्डिंग छोड़कर खुद ममता बनर्जी यानी राज्य की मुख्यमंत्री सड़क पर होगी, इसकी कल्पना दिल्ली ने की नहीं थी। क्योंकि जिस जगह पर ममता बनर्जी पहुंची उस जगह पर इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के अधिकारी पहले से मौजूद थे, और लगभग 3-3.5 घंटे हो चुके थे वह छापा मारने पहुंचे थे। लेकिन बड़ी बात तो यह है, छापा मारने के लिए जिन दस्तावेजों को वह देखने पहुंचे थे, वो दस्तावेज उस दफ्तर में कैसे हो सकते हैं जो कि अपने आप में एक पॉलिटिकल काम करता है।
यानी ईसीएल से जो कोयला निकाला गया वह कोयला अलग अलग कंपनी और फैक्ट्रियों को बेचा गया। वो बांकुड़ा की थी कंपनी, वो वर्धमान में थी, वो पुरुलिया में थी, और अलग अलग कंपनियों में साकम्बरी ग्रुप के जरिए जो बेचा जा रहा था, उससे जो पैसा आया वह मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला के जरिए पैसा चल रहा था। लेकिन बड़ा सवाल यह था, यह छापा मारा कहां जा रहा है? यह छापा पड़ रहा था इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, जी, आईपैक। आईपैक का नाम जहन में आते ही आपको प्रशांत किशोर याद जरूर आएंगे। उन्होंने ही बनाया था आईपैक, जो राजनीतिक दलों को मदद करता है। और पिछले चुनाव में जब बीजेपी ने खुल्लम खुल्ला यह ऐलान कर दिया था और प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता और बंगाल की गलियों में, रैलियों में दीदी ओ दीदी का नारा लगा रहे थे, तब उन्होंने कहा था 200 पार। और इस आईपैक कंपनी ने कहा था कि बीजेपी 100 भी पार नहीं कर पाएगी। हुआ यही, बीजेपी 100 पार नहीं कर पाई। ममता बनर्जी दोबारा सत्ता में आ गई, ताकत के साथ आई, कहीं ज्यादा और ताकत उनके साथ जुड़ गई। आईपैक कंपनी से वो लगातार अपने राजनीतिक मशवरे करने लगी। प्रशांत किशोर उसके बाद खुद बिहार की राजनीति में चले गए। इस आईपैक कंपनी को संभालने वाले दूसरे नंबर के प्रतीक जैन ही संभालते हैं। और प्रतीक जैन तृणमूल कांग्रेस के आईटी सेल के सबसे बड़े सलाहकार भी हैं और जुड़े हुए भी हैं। आईपैक कंपनी पैरेलल में चलती है, जो कि राजनीतिक तौर पर चुनाव के वक्त ठीक उसी तरीके से मदद करती है जो मदद इससे पहले, अगर याद कीजिएगा तो 2015 में जब लालू यादव और नीतीश एक साथ आए थे तो आईपैक कंपनी उन्हें मदद करने के लिए बिहार पहुंची थी। उससे पहले जबकि 2014 में वह लोकसभा चुनाव में प्रशांत किशोर मदद कर चुके थे मोदी की, उसके बाद वह नीतीश कुमार की मदद कर रहे थे। आईपैक कंपनी के डॉक्यूमेंट्स बताते हैं 2017 में कैप्टन यानी पंजाब वहां मदद कर रहे थे, 2020 के चुनाव में दिल्ली में, 2017 में उत्तर प्रदेश में, 2017 में ही 2021 में डीएमके यानी स्टालिन की मदद, 2019 में वाईएसआर की मदद, 2024 में भी वाईएसआर की मदद। और इसी प्रक्रिया में उन्होंने पिछले चुनाव में यानी 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी की मदद की थी। अब ममता बनर्जी की मदद के लिए जो कंपनी है, उस कंपनी को संभालने वाला शख्स जो कि तृणमूल कांग्रेस यानी ममता की पार्टी का आईटी सेल का चीफ भी है, उसके पास कौन से डॉक्यूमेंट होंगे? जाहिर है डॉक्यूमेंट 3 महीने बाद होने वाले चुनाव को लेकर तो सब कुछ होंगे। समूची बिसात होगी, एसआईआर के पेपर भी होंगे, किस जगह पर कितने वोट कट चुके हैं, उसके लिए नई स्ट्रेटजी क्या बनाई जाए, और कहां पर किन युवाओं को काम करना है, किस नेता को लेकर आना है, किस नेता को जोड़ना है। क्या वाकई बंगाल में एक बड़ा शिफ्ट बीजेपी के भीतर जो नेता टीएमसी छोड़कर चले गए वो वापस इस चुनाव में लौटने वाले हैं? जी, सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पर मौजूद, और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को खंगालने के लिए ईडी के अधिकारी पहुंचे। हालांकि ईडी अधिकारियों ने कहा नहीं नहीं, यह पॉलिटिकल काम है ही नहीं हमारा, हम तो हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग को देख रहे हैं। लेकिन फिर वही सवाल, आईपैक एक ऐसी कंपनी जो चुनाव में ही शिरकत करती है, और जो आरोप है वो आईपैक को लेकर नहीं है बल्कि पश्चिम बंगाल में कोयले घोटाले को लेकर, जिसका जिक्र खुले तौर पर अपने प्रेस रिलीज में ईडी ने करने से कतराई नहीं। लेकिन यह वाकई बड़ा महत्वपूर्ण है, ईडी ने अपने दस्तावेज में आज जो लिखा वो अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उस आईपैक के दफ्तर से उसे कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं था इसलिए नहीं मिला, या कुछ था वो ममता बनर्जी खुद उठाकर चली गई। छापा पड़ रहा है, ममता बनर्जी राइटर्स बिल्डिंग से निकलती हैं, पुलिस कमिश्नर को पहले फोन जा चुका है, पुलिस कमिश्नर पुलिस को लेकर पहुंच जाते हैं। वहां पर फिर ममता बनर्जी अपने अधिकारियों के साथ पहुंचती है, और उसके बाद जो भी फाइल है वहां पर मौजूद जो हार्ड डिस्क है, सब कुछ वो समेटती है, अपनी ही गाड़ी में रखती है। गाड़ी का नंबर है WB06Y5555। यह गाड़ी का नंबर है जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स भर दिए जाते हैं। वहां से निकलकर यह घर दरअसल प्रतीक जैन का है, जो आईपैक के हेड है, सॉल्टलेक का इलाका है, और वहां से निकलकर वह वहां जाती है जहां पर उनका दफ्तर है।
वहां पर भी फाइलें समेटती है। यानी दिल्ली की धड़कनों के बीच धड़कनों को आगे ले जाने के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट काम करता है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जहां पर पहुंचता है वह किसी पॉलिटिकल पार्टी का दफ्तर नहीं है, वह एक पॉलिटिकल तौर पे काम करने वाले, मदद करने वाले का दफ्तर है, उसका घर है। लेकिन संयोग से उसको इस दौर में टीएमसी ने अपनी पार्टी में भी जोड़ लिया और वो वही काम कर रहा है। ममता बनर्जी राज्य की मुख्यमंत्री उन सब के बीच पहुंच जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हर कोई है, वो ईडी का अधिकारी हो या ममता बनर्जी हो, वो वहां पर पहुंच जाती है और सब कुछ समेट लेती है। और सब कुछ समेटने के बाद वो बाहर निकलती है, हाथ में माइक लेती है और खुला ऐलान करती है, प्रधानमंत्री जी अपने गृह मंत्री को कंट्रोल में रखिए, यह नहीं चलेगा। आप किसी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर पर उसके पूरी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को चुराना चाहते हैं, आप उम्मीदवारों का नाम जानना चाहते हैं, हमारी स्ट्रेटजी को आप हथियाना चाहते हैं। और उसके बाद वो बोलती चली गई, वहां बोली, वापस दफ्तर पहुंचकर बोली, सब बातों को उन्होंने खुलकर बोला। सुन लीजिए। To collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah? The nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents. If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. And because of election, they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया. Because I rang up Potik, because he is the in charge of my party. टकराव का ये ट्रेलर है या टकराव की ये पूरी की पूरी बिसात है? जो समझना है समझ लीजिए। लेकिन ममता बनर्जी बाहर निकलकर जो कह रही है कि टीएमसी के आईटी हेड के घर पर ईडी की रेड राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। अगर मैं बीजेपी ऑफिस पर छापा डालूं तो क्या होगा? चुनाव के नाम पर वह मेरी पार्टी से जुड़ी सारी जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं और यह सब कुछ होता चला गया और उसके बाद भी बात रुकी नहीं। राजनीतिक तौर पर जो पहल हो रही है उसका कभी कोई अंत होता नहीं तब तक जब तक चुनाव निपट ना जाए। और चुनाव निपटने का मतलब है इस बार दिल्ली की साख पूरे तरीके से बंगाल को जीतने पर लगी है और बंगाल की मौजूदा राजनीतिक सत्ता हर हाल में दिल्ली को वो आईना दिखाना चाहती है जिस आईने तले उसने 5 बरस पहले यानी 2021 के चुनाव में बीजेपी को उतारा था। क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ यही नहीं रुकेगी कि बिहार को बीजेपी मनमाफिक जीत चुकी है और उसके बाद बंगाल ही सामने है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उसके बाद तमिलनाडु है या इस बीच में तमिलनाडु भी है। यह सारे सवाल अनसुलझे हैं कि एक तरफ चुनाव आयोग और दूसरी तरफ अब ईडी और तीसरी तरफ दिल्ली की राजनीतिक सत्ता की यह चाहत कि पूरे देश के हर राज्य में उसी की पार्टी का कब्जा हो। तो यह भी पहली बार हुआ कि अपने तौर पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को एक पर्चा जारी करना पड़ा। उस जारी पर्चे में उसने बताया और लिखा बाकायदा कि देखिए, हम यहां जो काम करने आए थे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर पर रेड मारने नहीं आए थे। हमने तो बाकायदा एफआईआर दर्ज की थी। 27 और 28 नवंबर की एफआईआर के आधार पर आए थे। लेकिन उस प्रेस रिलीज में यह लिखा गया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों के आने तक पूरी कार्यवाही शांतिपूर्ण और पेशावर तरीके से चल रही थी।
यानी पेशेवर तरीके से चलती हुई कार्रवाई को ममता बनर्जी ने रोक दिया। अगली लाइन कहती है, ममता बनर्जी प्रतीक जैन के आवासीय परिसर में दाखिल हुई और वहां पर मौजूद दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सहित महत्वपूर्ण सबूत अपने साथ ले गई। इसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला आईपैक के कार्यालय परिसर की ओर गया, जहां से ममता बनर्जी, उनके सहयोगियों और राज्य पुलिस कर्मियों ने जबरन दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हटा दिए। और इस पूरी कार्रवाई के परिणाम स्वरूप चल रही जांच और पूरी कार्रवाई में बाधा उत्पन्न हो गई। यह स्पष्ट किया जा रहा है कि तलाशी साक्ष्य आधारित है और किसी भी राजनीतिक प्रतिष्ठान को निशाने पर नहीं लिया गया। किसी पार्टी कार्यालय की तलाशी नहीं ली गई। तलाशी किसी भी चुनाव से संबंधित नहीं थी। यह मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक नियमित कार्रवाई का हिस्सा थी। लेकिन सवाल तो यह है, सबको पता है बंगाल में 3 महीने के बाद चुनाव होने हैं। सबको पता है कि आईपैक टीएमसी के लिए काम कर रहा है। सबको पता है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी और हर उम्मीदवार को लेकर एक पूरा का पूरा सर्वे आईपैक करता है। यह हर किसी को जानकारी है कि जो काउंटर के उम्मीदवार होते हैं उनके बारे में भी सर्वे किया जाता है, यानी बीजेपी के कौन से उम्मीदवार खड़े होंगे। और पिछले दिनों एक सर्वे ने बतला दिया कि दरअसल बीजेपी जीत नहीं सकती है, टीएमसी यहां जीतेगी। उसके बाद परिस्थितियां और बड़ी और व्यापक हो गई। खुद अपने तौर पर 3 दिनों तक साल के आखिर में गृह मंत्री अमित शाह रहे। और संयोग ऐसा है कि आज जेपी नड्डा, जो बीजेपी के अध्यक्ष, हालांकि अब कार्यकारी अध्यक्ष आ चुके हैं, लेकिन अभी भी वो अध्यक्ष की मान्यता के साथ कोलकाता पहुंचे। ठीक उसी समय पहुंचे जिस वक्त ममता बनर्जी सड़क पर कह रही थी कि देखिए ये क्या हो रहा है। और यह नजारा बता रहा है कि यह चुनाव जीतने के लिए हमारी ही स्ट्रेटजी को हम ही से छीनना चाहते हैं। उसी समय जेपी नड्डा का पहुंचना और उसके बाद ईडी का सबूतों को बताते हुए कि सबूत नहीं मिले, सब कुछ ममता बनर्जी ले गई, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। लेकिन यह पूरी कार्रवाई एक नियमित और पेशेवर तौर पर अपनाई गई थी। तो जेपी नड्डा का पहुंचना, ईडी का बयान जारी करना, दोनों को देख लीजिए। कोलकाता की सड़कों पर जो नजारा था, वो लाउडल स्ट्रीट हो या सॉल्ट लेक का इलाका हो, वो राइटर्स बिल्डिंग के भीतर की हलचल हो या पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के भीतर की धड़कनें हो, उसका असर तो कोलकाता में नजर आ रहा था। लेकिन वहां से कोसों दूर दिल्ली में गृह मंत्रालय के दफ्तर की हलचल भी बढ़ी हुई थी और बढ़ती चली गई। और यह सवाल इस दौर में बड़ा होता चला गया, क्या वाकई इस देश के भीतर हर चुनाव को जीतने के लिए दिल्ली की सक्रियता अगर बेताब हो चली है, तो उस बेताबी को रोकने के लिए जो नजारा आज कोलकाता की सड़कों पर था, कहीं वह इस देश के हर राज्य में इसी तर्ज पर अब विपक्ष की राजनीति या कहें सत्ताधारी राजनीति जो गैर बीजेपी हो, अगर वह सड़क पर इस तर्ज पर उतर आई तो होगा क्या? क्योंकि सीबीआई को लेकर इससे पहले वो तमाम राज्यों ने जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं थी, 2014 से 2019 के बीच जो कुछ हो रहा था, उसमें होते होते 11 राज्य उसमें शरीक हो गए।
और उन्होंने कहा कि सीबीआई को हम अपने राज्य में घुसने नहीं देंगे। 11 राज्य कम नहीं होते हैं, लेकिन धीरे धीरे बीजेपी हर राज्य में चुनाव जीतती चली गई। वो राजस्थान में चुनाव जीतती है, वो मध्य प्रदेश में जीतती है, वह हर उस छत्तीसगढ़ में जीतती है, और धीरे धीरे उसने एक ऐसी परिस्थिति बना दी वो महाराष्ट्र भी जीतती है। महाराष्ट्र नहीं जीत पाती है तो जीतने के लिए सत्ताधारी पार्टी को ही तोड़ डालती है और उसके बाद अपनी सरकार बनाती है, फिर दोबारा जीत कर आती है और एक ऐसी परिस्थिति बनाते वह उस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां पर अब वो ये मान चली है कि अब कोई चुनाव नहीं हारना है, क्योंकि थोड़ी सी शिथिलता और बड़े नारों के तहत 2024 के चुनाव के परिणामों को बीजेपी ने बाखूबी देखा। 400 पार का नारा था, 240 पर सिमट गए। उसके बाद उस 240 तक पहुंचाने में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार की बड़ी भूमिका रही, और उसमें कर्नाटक भी जोड़ लीजिए। तो कर्नाटक में तो अभी चुनाव होने नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में तो होने थे, और एक झटके में चंद महीनों के भीतर ही पूरा वोटिंग पैटर्न ही बदल गया। जो कल तक बीजेपी के खिलाफ था वो बीजेपी के पक्ष में विदर्भ से लेके पश्चिम महाराष्ट्र तक आकर खड़ा हो गया, या कहें कोंकण के इलाके में भी खड़ा हो गया, जो लोकसभा चुनाव में साथ नहीं खड़ा था। यही परिस्थिति बिहार के भीतर इस बार नजर आई। सब कुछ बीजेपी के अनुकूल होता चला गया, और इन सब में चुनाव आयोग को लेकर जो सवाल विपक्ष उठा रहा था, उसके समानांतर आज कोलकाता की सड़कों पर होने वाला नजारा ममता बनर्जी की उस राजनीतिक सत्ता को खुली चुनौती दे गया। कुछ भी कर लो, इस बार हम जीतेंगे, और हम जीतने का मतलब वो इलेक्शन कमीशन है, वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो सीबीआई की भी फुसफुसाहट है, वह इस देश के भीतर अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी का असर है। क्या है ये सब कुछ खुले तौर पर रेंगने लगा। लेकिन दिल्ली की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। अगर वाकई ये देश के भीतर हर उस जगह पर अब होने लगा जहां जहां ईडी जाएगी, और राजनीतिक तौर पर मशक्कत करती हुई पॉलिटिकल पार्टीज के अस्तित्व का सवाल है, तो फिर बचेगा क्या? शायद इस संकट ने हर विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टी को एक समूह में लाकर खड़ा कर दिया है, और यह बात अब स्टालिन भी समझ रहे हैं और उद्धव ठाकरे भी समझ रहे हैं। राहुल गांधी इस बात का तो जिक्र करते चले गए कि दरअसल आप करेंगे क्या जब सब कुछ उनके हाथ में है। लेकिन अगला सवाल यह है कि राष्ट्रीय पार्टी और छत्रपों की राजनीति में एक अंतर होता है, और वो अंतर खुले तौर पर अगर बिहार में अब तेजस्वी की हार के बाद आरजेडी के कार्यकर्ताओं और खुद तेजस्वी बतौर नेता नजर आने लगा, तो क्या ममता बनर्जी तो संघर्ष से निकली हैं? तेजस्वी ने तो विरासत संभाली लालू यादव की, लेकिन ममता बनर्जी ने तो कांग्रेस से निकलकर संघर्ष को संभाला। और यह परिस्थिति अपने तौर पर उत्तर प्रदेश में संघर्ष के साथ जुड़ती है, या विरासत संभालने की परिस्थिति के साथ अखिलेश यादव के साथ जुड़ती है, यह भी सवाल है। उद्धव ठाकरे के साथ बाला साहब ठाकरे की विरासत को संभालने से जुड़ती है, या फिर नए संघर्ष को खड़ा करने की है। इसी तरीके से करुणानिधि की विरासत संभाले स्टालिन को भी समझना है, और इस प्रक्रिया के भीतर हर किसी का मंत्र अब अगर एक हो चला है, तो क्या ममता बनर्जी की यह राजनीतिक सुगबुगाहट इस देश के हर चुनाव की सुगबुगाहट के साथ जुड़ती चली जाएगी? यह सवाल अब बहुत बड़ा हो चला है। इन सब की जरूरत पड़ी क्यों, यह सवाल हर जहन में जरूर होगा।
तो उसके 3 बड़ी वजहों को आखिर में आप समझ लीजिए, क्योंकि आईपैक के दफ्तर में छापा मारना और छापे की वजह कोयला स्कैम को दिखलाना, उसके जरिए होने वाली कमाई के दस्तावेजों को आईपैक के दफ्तर से समेटना और इन सब के बीच यह कहना कि दरअसल टीएमसी ने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स आईपैक के दफ्तर में छुपा रखे हैं और उन्हीं छुपाए हुए दस्तावेजों को ही ममता बनर्जी समेट कर ले गई। यह बात किसी के हलक से उतरेगी नहीं। सवाल सबसे बड़ा यह है, इस दौर में बीजेपी की जो राजनीति मोदी शाह पश्चिम बंगाल में चला रहे हैं, या एसआईआर के जरिए जिस घुसपैठ का जिक्र है, या फिर बांग्लादेश जो सटा हुआ देश है वहां पर जो हिंदुत्व की परिस्थितियों के बीच लगातार भारत की राजनीति में उफान है, वो सब कुछ एक साथ तभी साधा जा सकता है जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हरा दिया जाए। राजनीतिक तौर पर यह कितना मुश्किल है इसको दिल्ली जानती है, लेकिन उस बिसात के आसरे हराया जा सकता है जिस बिसात ने बिहार में भी एक ऐसी राजनीतिक सत्ता को कहीं ज्यादा ताकत दे दी जिसके हारने की परिस्थितियों को खुद उस पॉलिटिकल पार्टी के नेता कहने से चूक नहीं रहे थे, बावजूद इसके सबसे बड़ी जीत मिल गई उसे और फिर एक खामोशी इस देश में बरत ली गई। यानी पहला सवाल, बंगाल की जीत उस नैरेटिव और परसेप्शन को मजबूती दे देगी या फिर मटिया मेट कर देगी। यही है जीत हार का असल खेल पश्चिम बंगाल को लेकर। इसीलिए यह पूरी पहल पॉलिटिकल तौर पर संभाले हुए आईपैक के दफ्तर पर होती है। दूसरा सवाल, इस दौर में विपक्ष की राजनीति अड़ंगा डाल रही है और जिस लिहाज से इस देश को चलना और चलाना है उसमें क्षत्रपों की राजनीति अब खत्म हो जाए, यह मायने अब रखने लगा है। शायद हां। तो उस राजनीति को ही खत्म करने की दिशा में हर जगह जीत की बिसात बिछाने के लिए अब दिल्ली बेताब है। और तीसरा बड़ा सवाल, इस दौर में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तौर पर जो सवाल विपक्ष उठा रहा है और इस देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में जो मौजूदा मोदी सरकार के 11 बरस है और उसमें राज्य दर राज्य जो डबल इंजन का जिक्र है, वह कितना फेल है कितना पास है, उसका परीक्षण कैसे होगा जब मीडिया हाथ में हो, संस्थान अनुकूल चले, निर्णय देने वाले इंस्टीट्यूशंस भी खामोशी बरत ले, तो फिर चुनाव ही एकमात्र रास्ता है और उस एकमात्र रास्ते को अपने लिए बना लेना शायद इस दौर की पहली और आखिरी जरूरत दिल्ली के दिल में है। और दिल्ली के दिल की धड़कन इसीलिए बढ़ गई कि अगर कोई इस तरीके से सड़क पर उतर आए और भूल जाए कि वह मुख्यमंत्री है, तो आने वाले वक्त में लड़ाई तो किसी दूसरे मोर्चे पर लड़नी होगी और वह मोर्चा इस देश के भीतर राजनीतिक संघर्ष को और ज्यादा पैना कर देगा। घबराहट इस बात को लेकर भी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।